गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि जो हमारे छात्र इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने आगे के भविष्य के बारे में ताना बाना बुनने के लिए सोच रहे हैं। सोचना भी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, आशीर्वाद, स्नेह। दोस्तों, ये वो घड़ी है, चुनौतियों वाली घड़ी है। सब हमें चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और खुशी मन से टेक्नोलॉजी के तरीके से, तकनीकी तरीके से हमें अपने भविष्य को निर्मित करने के लिए अपना रास्ता चुनना है। दोस्तों, हमारे सभी वर्ग के स्टूडेंट हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। आप देखते हैं कि यहां से हमारे तीनों वर्ग निकल करके सामने आते हैं। कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई नौकरशाह बनना चाहता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि हम अपनी मंजिल को पाने के लिए कौन सा रास्ता, किस प्रकार का रास्ता अपनाते हैं। हमारी सोच ही हमारी मंजिल तक ले जाएगी। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छा सोचना है। हमें अपना इवैल्यूएशन करना होगा। हमारी सोच, हमारे संसाधन, इन सभी चीजों का समन्वय स्थापित करते हुए हमें उस मुकाम तक पहुंचना है। हमें यह देखना है कि 90% से अधिक बच्चे हमारे पीसीएम से इंटर करते हैं। अब इसके बाद हमारा रास्ता क्या होगा? इंजीनियर बनना है, उसमें मेरी शुभकामनाएं हैं। इंजीनियर बनिए, लेकिन टॉपर इंजीनियर बनिए, टॉपर स्कॉलर बनिए। और बनने के बाद आप रोजगार का सृजन करिए, आप कंपनी बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए। सेवा न करके सेवा का लोगों को मौका दीजिए। अगर इस उद्देश्य से बीटेक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लड़के डॉक्टरी करना चाहते हैं, इंटर के बाद हमारे डॉक्टरी प्रोफेसर में जाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। परंतु हर मुकाम चुनौती भरा है। हमें बहुत मेहनत करनी होगी, लक्ष्य को टारगेट करना होगा। हमारा मन ऊहापोह में नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरा लक्ष्य नहीं मिलेगा। डॉक्टरी पढ़ने के लिए आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में मेरिट में आने के बाद कम से कम 50 लाख से लेकर के 70 लाख रुपए तक मिनिमम आवश्यकता है। दूसरे, 14 से 16 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम ये लेबर और मनी दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम बड़े आराम से डॉक्टर बन सकते हैं। इंजीनियर बन के इतना ही पैसा अगर हम किसी कंपनी में लगाएंगे तो हम कंपनी के निर्माता हो जाएंगे और हम सेवा न करके हम सेवा देने के अधिकारी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, अति उत्तम। लेकिन वहां भी हमें देखना है
बीटेक में भी हमें खर्चा होगा, समय इन्वेस्ट करना होगा, मनी इन्वेस्ट करना होगा, और आपको एक अच्छा स्कॉलर होना होगा, टॉपर होना होगा। क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में टॉपर के अलावा किसी की कोई पूछ नहीं है। अगर आप किसी को गाना भी सुनाना चाहते हैं तो वो कहता है, अरे यार ये टॉप 10 वाला गाना है कि नहीं है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू है कि नहीं है, इसको कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वही गाना वो सुनना पसंद करेंगे। अदरवाइज वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा। अब इसके बाद बचता है आपका सिविल सेक्टर, नौकर साहब ने, या उसमें एसएससी बैंक में जाकर के सेवा करें। ये आपके पास रास्ते बचते हैं। इन रास्तों में आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट, और वो जो दोनों अभी इंजीनियरिंग और डॉक्टर, इन दोनों में से बहुत नगण्य सी राशि का इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी बहुत कम पैसे में जितना एक साल हॉस्टल का खर्चा उधर देते हैं उतने में आपकी पूरी तैयारी हो सकती है, और आप उनसे अधिक अच्छे पायदान में जा सकते हैं। कम पैसा खर्च करने के बावजूद भी बेहतर वैभवशाली नौकरी और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। आज प्रश्न ये उठता है कि आपकी लाइफ सिक्योर है या नहीं। अब लाइफ सिक्योर करने वाला सेक्टर कौन सा है? अगर हमें अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, आज भी देखते हैं कि हर 10 वर्षों में जब भी आकलन करते हैं तो कहीं आर्थिक मंदी आती है, तो कहीं हमारी प्राकृतिक आपदा और उसके माध्यम से मंदी के दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे सेवियों को अपनी सेवा की कुर्बानी देनी पड़ती है, नौकरी से तिलांजल देनी पड़ती है। अपने आप यूं ही नौकरियां चली जाती हैं। समय आज आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं कि इस अवसर पर केवल ड्यूरेबल वही है। कौन? जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी नौकरशाह है। उसकी नौकरी में कोई खतरा नहीं है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम से उसके पास ड्यूरेबिलिटी बनी हुई है। वही प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पर ड्यूरेबिलिटी का अभाव होता है, लाइफ सिक्योर नहीं मानी जाती है। जैसे अभी आपने साल 1.5 साल से एक चर्चित मुद्दा है, रतन टाटा के सीईओ साइरस मिस्त्री को बनाया गया था। अगले 30 वर्षों के लिए साइरस मिस्त्री को टाटा का सीईओ बनाया गया था, लेकिन 2 वर्षों पश्चात ही उनको कंपनी से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया कि वो कंपनी के लिए विश्वसनीय नहीं है, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध पाई गई। दोस्तों, उन्होंने कोर्ट के माध्यम से याचिका दायर की, लेकिन डिसीजन क्या हुआ? डिसीजन ये हुआ, किसी भी संस्था में कितने भी साल की नियुक्ति की जाए, लेकिन उस कंपनी के लिए वो तब तक ही है जब तक उसके लिए कंपनी में विश्वास बहाल है। अगर उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठता है, उसको कभी भी वहां से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, नौकरशाही में ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में व्यभिचार और भ्रष्टाचार, अगर ऐसी चीजों को न करे तो आपको कोई कहीं आपको इधर उधर हिलाने वाला नहीं है। आप पूरी 60 इयर्स तक नौकरी करने के बाद भी आप एक बहुत मोटे अमाउंट के साथ रिटर्निंग होती है और एक मोटी पेंशन लेते हैं। और दोस्तों, आपके मन में आता होगा कि पेंशन बहुत जगह बंद हो गई है, तो उसके एवज में उन्हें इतना धन मिलता है कि अगर वो आधा धन भी कहीं इन्वेस्ट कर दें तो उतनी ही पेंशन उनको मिलती रहेगी।
और धन बरकरार रहेगा। क्या ये कारपोरेट एरिया में है? क्या एक कारपोरेटर के पास है? कारपोरेटर बेस्ट वही है जो स्वयं अपनी कंपनी का निर्माता है। क्या तो मुकेश अंबानी बनिए, अनिल अंबानी बनिए, प्रेम जी बनिए, टाटा बनिए, बड़े गौरव की बात है। लेकिन उसके लिए बहुत बेहतर मनी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो अगर कहीं हमारा कोई भी लीक पोल आता है तो हम कम से कम सरकारी नौकरी पा करके हम बेहतर भविष्य का निर्माण तो कर सकते हैं। आगे आने वाले अपने परिवार को लाभबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सबसे पहले तो चुनौती को एक्सेप्ट करना है कि मुझे नौकरशाह बनना है या सरकारी नौकरी प्राप्त करना है। इसके लिए जो आपने आज तक इंटरमीडिएट तक पढ़ा है उन्हीं चीजों में महारत हासिल करनी है, बशर्ते क्या उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हो रहा है, क्या व्यवहारिक जीवन में उनका महत्व है, वही विषय आपसे अपेक्षित है कि आपको आना चाहिए। पीसीएम से वो चीजें आपसे केवल अपेक्षित हैं जो हमारी डेली रेगुलर व्यवहारिकता में प्रयोग की जाती हैं। जैसे साइंस वगैरह में केवल ब्रह्मांड, लाइट, साउंड, मैग्नेट, मापन इकाइयां। बाकी आप देखते हैं कि मैक्सिमम हमें साइंस ग्रुप से पूछा जाता है बायो से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित सारी चीजें पूछी जाती है क्योंकि व्यवहारिक रूप में प्रयोग होती है। उसके पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, तर्क शक्ति, कुछ नहीं, 10-12 चैप्टर होते हैं। मैथ कौन सी? फंडामेंटल, जोड़ घटाना, गुणा भाग, परसेंटेज, बट्टा, एरिया, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इनफ। बस इसी में मोर देन मोर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो इजिली, बेझिझक उनको हम कर डालें। आप अगर इतनी चीजों में, और दूसरी इंग्लिश और हिंदी, अब आप देखते हैं इंग्लिश हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में महत्व रखती, जैसे एसएससी, बैंक। जब आप स्टेट की बात करेंगे तो वहां पर हिंदी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हिंदी आपका बहुत अहम रोल निभाती है। तो हमें दोनों ही आनी चाहिए। हिंदी हमारी टंग लैंग्वेज है, मातृभाषा है। इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हमें किसी से भी नहीं बचना है। हम अगर हिंदी भाषी राज्य के हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, फिर भी हमें हिंदी में कमांड होनी चाहिए। आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको हिंदी की बहुत सारी विशुद्ध सामग्री मिलेगी, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। बहुत कम कॉलेज मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम के आपके होंगे। साइंस और कॉमर्स तो इंग्लिश में होती ही है, उसमें तो न्यूमेरिकल आपको करना है, उसमें इंग्लिश मीडियम का रोल ही क्या है? ये मत समझिए कि हमें इंग्लिश मीडियम से मैंने इंटर किया है, कोई भी कर सकता है। जब आप इतिहास, भूगोल, नागरिक साथ ये सारी चीजें इंग्लिश में भी पना मैक्सिमम राइटिंग पावर के साथ लिखते हैं, तब समझो कि हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा है। आज अगर एक इंटरमीडिएट का लड़का पीसीएम पढ़ने के बाद कहता है मैंने तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, हिंदी समझ में नहीं आती है, नथिंग, वो अपने भविष्य को दांव में लगा रहा है। बाद में कुछ नहीं मिलता तो बीएड करते हैं,
बहुत ऐसे छात्र मेरी नजर में हैं। एक समय जब उनके फादर ने कहा कि आप सिविल की तैयारी कर लीजिए, तो यूं ही अपने पापा से कमेंट्स किया, मैंने तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी में कहां से समझ में आएगा। और बाद में पता चला वो बीएड कर रहे हैं। बीएड में कौन सा इंग्लिश मीडियम, घोर हिंदी है, और वही एबी काका गागा पढ़ाना है। तो कहने का मतलब है कि हमें हर चीज को पॉजिटिव लेना है। आपको ये सोचना चाहिए जैसे मैंने ये पढ़ा वैसे मैं ये भी पढ़ सकता हूं, जैसे मैंने इंग्लिश में किया है वैसे हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी टंग लैंग्वेज है। हम सारे दिन हिंदी में ही बात करते हैं। आप अपने जो भाव की अभिव्यक्ति है वो जितनी हिंदी में कर सकते हैं दोस्तों, वो अंग्रेजी में नहीं कर सकते। जैसे विदेशी व्यक्ति जिसकी इंग्लिश भाषा है, वो अपनी इंग्लिश में जो भाव की अभिव्यक्ति करेगा वो विदेशी सीखी हुई भाषा भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब आप सिविल की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, आप मेंस देते हैं, आपको थ्योरिकल लिखना पड़ता है, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप अपनी समझ से अपने भाव की अभिव्यक्ति बाखूबी अपनी मातृभाषा में, बहुत सारा शब्दकोश होता है, लिख सकते हैं। दूसरी भाषा में सेंटेंस ही बनाते रहेंगे मन में, तब तक टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों पहले तो ये मन से निकाल दीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाएं वो हमें पढ़ना है। मुझे अपने फ्यूचर को मेंटेन करना है। इंग्लिश पढ़ाई गई तो इंग्लिश पढ़ लिया, फिर हिंदी पढ़ाई जाएगी फिर पढ़ लेंगे। ऐसे संस्थान का चयन करें जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और किसी अन्य का अनुकरण न करके किसी अच्छे काउंसलर से बात करके रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान से मिल करके आप अपनी इच्छा जाहिर करिए और जैसा आपका समन्वय बनता है उस हिसाब से अपने भविष्य का निर्धारण करिए और आगे की तैयारी करिए। आपको पता है कि किसी भी तैयारी करने के लिए, चाहे डॉक्टर बनना हो चाहे इंजीनियर बनना हो, हर एक के लिए आपको 4 से 6 वर्ष चाहिए। तो आप सरकारी नौकरी कैसे 6 माह, 1 साल, 1.5 साल में पाना चाहते हैं? आप जो भी कदम उठाएं इंजीनियर बनने के लिए, जब तक टॉपर इंजीनियर नहीं बनेंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। इधर जब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। इधर जब तक हम सीए नहीं बनेंगे तब तक पीछा, चाहे वो 8 साल लगे, चाहे वो 7 साल लगे, चाहे 9 साल लगे, चाहे 6 साल लगे, कितनी जल्दी पूरा कर लें। इसी तरीके से अगर सिविल सेक्टर में आना है तो हमें जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती हमें तब तक तैयारी करनी है। इस दृष्टिकोण के साथ इस मैदान में कूदना है। दोस्तों बहुत समझ बूझ के यहां पर कदम उठाने की जरूरत नहीं। यानी कि 1 साल बीटेक किया, दूसरे साल मुझे बीबीए करना है, तीसरे साल मुझे सर्विस की तैयारी करनी है। अगर आपने बीटेक किया और उसके बाद एसएससी करना है तो क्यों? वही आप बीबीए कर रहे हैं तो क्यों एसएससी के लिए आए? तो जो भी चुनना है वो एक बार चुनिए, अपने गार्जियन का खून पसीने की मेहनत का दुरुपयोग न करें और उनको हताश न करें और सही अनुकरण करें, गलत छात्रों का अनुकरण न करें, किसी के पैर पे रख करके पैर पे चलने का प्रयास न करें। मैंने बताया आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है, अपने इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का, अपने स्कॉलर का, उसके बाद तय करना है। ये पड़ाव आपका बहुत संवेदनशील है। आज के बाद जिस लाइन को आप तय करेंगे वास्तव में आपका पुनर्जन्म वहीं से कहलाएगा। तो इसलिए आप लोगों को यही सलाह देते हैं
कि आप इस समय अपने को बड़े अच्छे से संयमित तरीके से अपना मूल्यांकन करें, सारी चीजों को समझ करके उसके बाद अपना फैसला लीजिए, लेकिन समय न गंवाइए। जिस प्रकार से आपने 10वीं 11वीं 12वीं किया है, अगर इसी प्रकार से आगे अपनी पढ़ाई को अनवरत तरीके से चलाएंगे, मिनिमम इतने ही आवर्स, तो आपको सरकारी नौकरी आराम से मिल सकती है। और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो सरकारी नौकरी तो नहीं मिलने वाली। और अगर ये सब काम नहीं कर सकते हैं तो आपको जो प्रोफेशन चुनना है वो चुनिए। और अगर गवर्नमेंट तैयारी करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, तो फिर बीएससी नहीं करना है, बीकॉम नहीं करना है, गांठ बांध लीजिए। करोगे तो बाद में पछताओगे, बाद में पता चलेगा। क्योंकि 3 साल जब तक बीकॉम और बीएससी करोगे तब तक आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते हो, केवल उसको पास करने की मुहिम में लगे रहोगे। कोचिंग प्रैक्टिकल कैसे होगा? अगर आप बीए करते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट आपके फेवरेबल होंगे, वो आपको कोचिंग संस्थानों में पढ़ाए भी जाएंगे, आपको बीए एमए करने में मदद भी करेंगे और आपका लक्ष्य भी पास आराम से हो जाएगा। इसलिए ये गलती तो ना करें कि इंटर बीएससी थे इसलिए, इंटर साइंस से थे, पीसीएम से इसलिए बीएससी कर रहे हैं। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया है कि बीएससी नहीं करोगे तो समाज से निकाल दिया जाएगा। आजकल कोई सभ्य आदमी तुमसे ये नहीं पूछेगा, कोई एजुकेटेड आदमी ये नहीं पूछेगा कि तुम बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो। आज केवल ये पूछेगा इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज तैयारी है। 3 ग्रुप आपके पास है, इसके अलावा कोई चौथा ग्रुप नहीं है। अब कोई मतलब नहीं है आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज की मार्कशीट आपको नौकरी दिलाने वाली है। आपके इंटरमीडिएट के नंबर आपको केवल ये बताते हैं कि आपको जो सिखाया जाएगा सीख सकते हैं, ना कि वो नंबर आपकी सरकारी नौकरी तय करने का रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल भी पढ़ाई का अंछा हो गया, आपने अपने एम पर काम न किया, तो आपका पढ़ाई से मन विरक्त हो जाएगा और बस केवल डिग्री रह जाएगी। और एक दिन आपके ये 99%, 96%, 80% नंबर महज एक अतीत बन करके आपके पास रह जाएंगे। आप बड़ी तैयारी करिए, छोटी तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप सिविल का दृष्टिकोण रखिए, तो अगर कम स्कॉलर हैं एसएससी तो निकाल देंगे। अगर एसएससी करने जाएंगे तो उसमें भी काफी समय लगेगा। यदि सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, आपका स्कॉलर कम है, तो आपने सिविल की तैयारी किया तो कम से कम जो एक अच्छे स्कॉलर स्टूडेंट जितना एसएससी में समय लगाता है, उससे कम समय में आप एसएससी बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपको बहुत सारी बधाइयां और आशीर्वाद के साथ मैं यहीं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। आप अपने कैरियर को बेहतर तरीके से चुनें। धन्यवाद।